नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बाय सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और ये पुस्तक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें हम सभी जो कंपटीशन के एग्जाम है, भले वो भारत सरकार, राजस्थान सरकार की तमाम छोटे से लगा के बड़े तक एग्जाम होते हैं, उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं और इसमें करंट अफेयर से संबंधित भी सवाल बनते हैं। उन तमाम सवालों की जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा साथियों। और अभी हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट थर्ड थर्ड आपके सामने है। आप अभी तक हम इस भारतीय संविधान की विशेषताओं में बहुत ही संक्षिप्त में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो अगला जो वीडियो आएगा, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर मैं हाजिर होऊंगा, बहुत ही विस्तृत वीडियो होगा जिसमें एक बारीक बारीक सवालों का अध्ययन हम करेंगे। किस प्रकार के सवाल आते हैं, किस प्रकार के वर्तमान में परीक्षाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, क्या हमारी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हम अध्ययन करना चाहिए, तमाम हम जानकारी अगले वीडियो में देंगे। लेकिन इस वीडियो को भी बने रहिए क्योंकि यह भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में ऑल पर जाकर क्लिक करिए, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए साथियों, हम अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, आपातकालीन उपबंध। यह हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन जैसे शब्द आता है तो इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था यदि इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था रखी जाती है जिससे उस व्यवस्था का उपयोग हम करते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? उस उल्लेख किया गया जो अनुच्छेद 352, कौन सा अनुच्छेद में है? 352 में इसका है अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध की स्थिति, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट में उत्पन्न होने के संपूर्ण देश व देश की किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें राष्ट्र शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। साथ ही मैंने एक बार फिर पुनः बोल रहा हूं कि अभी हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूं। आगे हर टॉपिक का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, इसलिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं आपको बता रहा था कि हमारे संविधान के भाग 18 में जो आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे जर्मनी का जो सिद्धांत है उसमें वहां से लिए गए हैं। जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। इसमें जो हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं, ये बाह्य आक्रमण का मतलब होता है जब किसी देश के द्वारा हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है, तब हम 352 को का लागू कर सकते हैं और इसका तमाम भारत की शासन व्यवस्था का जो हाथ में वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं और उसका संचालन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अभी तक भारत में बात करें तो दो बार तो बाह्य आक्रमण के समय लागू हुआ और एक बार, यानी कुल मिला के हमें 352 अभी तक 3 बार लागू हो चुकी है। यानी 2 बार, यानी जब चाइना और पाकिस्तान का आक्रमण हुआ उस समय हमें लागू हुआ, और इसके अलावा एक 25 जून 1975 को हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इसको लागू किया गया था, यानी आंतरिक विद्रोह के समय। इसके अलावा अगला बात करें 356 राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में होता है। साथियों मैं बता देता हूं कि जब राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो या अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही हो, या हमारे आम चुनाव में जो बहुमत होता है वो पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है, उस समय राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यहाँ संवैधानिक तंत्र सही, सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर देता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ध्यान रखना कि साथियों, इसको 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। किसको? 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, जबकि 352 को सशस्त्र विद्रोह के या राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। ये 356 है अभी तक साथियों कि ये 100 से अधिक बार लागू हो चुका है। कितनी? 100 से अधिक बार लागू हो चुका है। सबसे पहले हम बात करें कि पंजाब के अंदर लागू हुआ था। सबसे पहले इसको पंजाब में 100 से अधिक बार ये लागू हो चुका है अलग अलग राज्यों के अंदर। बात करते हैं 360 की, बात करते हैं साथियों 360 वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर देश के, यानी वित्तीय संकट का मतलब होता है हमारी जो मुद्रा है उस मुद्रा की यदि साख में कमी आ जाती है तब उस स्थिति में हमारे
भारत के भाग में या संपूर्ण भारत में इसको लागू किया जा सकता है। अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं हुई, ऐसी स्थिति होने की संभावना 1991 के अंदर थी, लेकिन उस समय भारत की स्थिति को संभाल लिया गया था हमारे मनमोहन सिंह जी ने। इस प्रकार से भारत में अभी तक 3 वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ। अगली विशेषता की ओर बात करते हैं, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का तात्पर्य है, ये हमने ब्रिटेन से लिए। साथियों, ये बहुत ही छोटे-छोटे सवाल बता रहा हूँ कि इकहरी नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन में। बात करते हैं कि जैसे भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन में सामान्यतः संघ और राज्य की नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था की कि जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है, वहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे बात करें अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ केंद्र और राज्यों के लिए दोहरी नागरिकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है, लेकिन हमारी जो नागरिकता है वो कौन सी है? इकहरी। यहाँ प्रथम होती है संघ की नागरिकता होती है और दूसरी कौन सी होती है? राज्य की नागरिकता होती है। नागरिकता है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार है या दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघ और राज्य की स्थापना करते हुए इकहरी नागरिकता का आदर्श को ही अपनाया। हमारी जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा ने आने वाली जो विविधता है या अपन बात करें भारत की जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसको एकता में बनाए रखने के लिए हमारे इकहरी नागरिकता का रास्ता चुना और इकहरी नागरिकता यहाँ पर लागू की। अब बात करें आगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। हम बात करें जैसे हम भारतीय राजनीति विज्ञान के यदि सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें आपको शुरुआत में आपने पढ़ा होगा या आपने बहुत सारे साथियों ने पढ़ा होगा कि नकारात्मक राज्य होता है, नकारात्मक के बाद सकारात्मक राज्य की शुरुआत होती है। उसी प्रकार से हमारे जो सकारात्मक राज्य हैं, उस सकारात्मक राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। लोक कल्याणकारी क्या है? ये पहली बार तो हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें हमारे को ये उल्लेख कहाँ मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। और ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। इनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है। इससे क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? देखिए, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। इसे केंद्र और राज्य सरकार नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्र और राज्य सरकार संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, जिसके लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया। साथ ही मैं बता देता हूं कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है सरकार जनता के लिए ऐसे कल्याणकारी कार्य करे। जैसे बात करें कि जैसे नरेगा के कार्य करना, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाना, बीपीएल योजना चलाना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलाना। तो ये क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। वैसे जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व हमारी सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? हमारी प्रेरणा का कार्य करते हैं। हम इस सरकार इसको बाध्य नहीं है। हम यदि मान लें कि नीति निर्देशक तत्वों का यदि हनन करती है हमारी संसद या हमारी विधानमंडल, तो हम न्यायपालिका में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। वो अपने प्रेरणा के रूप में काम करती है। हाँ, काफी हद तक अपने कानूनों का निर्माण करते हुए नीति निर्देशक तत्वों का पालन करती है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली विशेषता की ओर। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक मतलब उनकी संख्या औसत से कम हो, जैसे धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यानी हमारी धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर यह अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी भी हितों की हमारे भारतीय संविधान में एक विशेष व्यवस्था की गई है उनकी रक्षा के लिए। इसके अतिरिक्त संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नागरिकों की सेवाओं और संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण दिया गया है। यानी हमारे भारतीय संविधान में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में ये व्यवस्था, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये कब प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में ये 25 जनवरी 1960 को हुआ था, लेकिन बाद में समय समय पर इसके आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाते गए और 10-10 साल के लिए बढ़ाते गए और वर्तमान में अपन बात करें इस पुस्तक के अनुसार 95 संविधान संशोधन 2010 के अकॉर्डिंग ये आरक्षण 25 जनवरी 2020
तक कर दिया गया है। लेकिन साथियों मैं आपको नई अपडेट बता देता हूँ, 104वां संविधान संशोधन, 104वां जो संविधान संशोधन 2019 के तहत वर्तमान में हमारी आरक्षण व्यवस्था को 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा एंग्लो इंडियन के जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है इस 104वां संविधान संशोधन में। और इसमें SC ST के आरक्षण को लोकसभा और विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था को 2030 तक बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 300 के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार और सेवाओं के सितंबर 1993 में 27% आरक्षण लागू किया गया है। 27% आरक्षण लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, 1993 में 27% आरक्षण लागू किया गया। साथियों आज का वीडियो इतना ही। मैं अगला वीडियो बहुत ही विस्तृत लेके आऊंगा, क्योंकि अब से हमारा जितने भी भारतीय संविधान पर जितने भी जो वीडियो बनेंगे बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर होगा। इसके साथ साथ उसमें उस टॉपिक में हम ये भी बात करेंगे जितने भी हमारे वर्तमान में जो सवाल बने हैं उन सवालों को भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि स्कूल लेक्चर में किस प्रकार से सवाल पूछा गया था, RS में किस प्रकार से, सेकंड ग्रेड में किस प्रकार से। मेरे पास सारे सवालों को मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा अगले वीडियो में। हमारा अगला वीडियो जो जारी होगा वो पूरी तरह से विस्तृत होगा। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए। हो सकता है कि आपके द्वारा एक शेयर किसी की जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों इसको शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आनंद अपने जीवन में इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।